दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से है। इस टॉपिक से है आप लोगों के बीच में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर आया गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आगामी भर्ती परीक्षा है दोस्तों, जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ में होने वाली, जिसका एग्जाम है 15 सितंबर को होने वाला है। तो उसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको इंडिया जीके में आपको देखने को मिलेंगे उस भाग से, क्योंकि 20 नंबर से उसमें से इंडिया जीके और सीजी जीके है वो आने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, पूरे एक एक पॉइंट को है दोस्तों आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहला प्रश्न की ओर है वो हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, है ना? एम.एच. कौनिया, एच.जे. कौनिया, सुधीर रंजन दास या फिर मेहरचंद महाजन। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन नियुक्त हुए थे दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एच.जे. कौनिया जी थे, कहते हैं जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में है वो पदस्थ हुए थे, है ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है दोस्तों उसमें जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, है ना, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया उसमें से कौन है, क्या है, सुमेलित नहीं है? न्यायमूर्ति V.N. खरे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति S.H. कपाडिया और न्यायमूर्ति Y.K. सब्बरवाल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो कौन हो जाएगा? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह है दोस्तों, कुलदीप सिंह, है ना। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, बात करते हैं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, तो इनका जो कार्यकाल था 1991 से, है ना, 1991 से 1991 के बीच में है वो थे, है ना। ये कुछ ही टाइम के लिए एक ही साल के अंतर्गत ये हट गए थे। बाकी न्यायमूर्ति V.N. खरे हैं, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 2002 से 2004 तक, है ना। इनका कार्यकाल था 2002 से 2004 तक है ये दोस्तों, ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में है वो थे। उसके बाद जो आपका न्यायमूर्ति S.H. कपाड़िया है दोस्तों, H.S. कपाड़िया है, इनका जो कार्यकाल है वो 2010 से 2012 तक था दोस्तों, 2010 से 2012 तक, है ना। और यहाँ पर न्यायमूर्ति Y.K. सब्बरवाल है दोस्तों, है ना, न्यायमूर्ति सब्बरवाल, उनका जो कार्यकाल है वो 2005 से दोस्तों, 2005 से 2007 तक इनका कार्यकाल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनका जो कार्यकाल है उन्हीं के आधार पर इस प्रश्न को पूछा गया था। बाकी सभी जितने भी न्यायमूर्ति V.N. खरे, कपाड़िया और Y.K. सब्बरवाल, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, है ना, मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो 2-2 वर्ष का था। लेकिन आपका न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह है दोस्तों, उनका जो कार्यकाल है 1 ही वर्ष का था, क्योंकि 1991 से 1991 के बीच में ही क्या होते वो मुख्य न्यायाधीश है वो रहे थे, किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। तो यही इसी वजह से क्या है दोस्तों ये अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। बाकी सभी जितने भी न्यायाधीश थे दोस्तों वो उसमें कुलदीप सिंह का कार्यकाल है वो कितना था? 1 वर्ष का था। और बाकी जितने भी जो कार्य न्यायाधीश है दोस्तों उनका जो कार्यकाल है 2-2 वर्ष का था। तो इसके आधार पर है वो पूछा गया था प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में व्यापम के द्वारा खासकर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने सबसे लंबे समय तक कार्य किया था दोस्तों? सुधीर रंजन दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर अजित नाथ रे। तो यहाँ पर कौन से जो मुख्य न्यायाधीश थे तो दोस्तों जो जज थे, है ना, जो क्या थे लंबे समय तक है यहाँ पर है दोस्तों कार्य है वो किया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी है, इन्होंने भारत में मुख्य न्यायाधीश के रूप में लंबे समय तक है वो कार्य किया था दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर सुधीर रंजन दास जी की, है ना। सुधीर रंजन दास जी है दोस्तों, इनके द्वारा जो कार्यकाल था ये 1956 से, है ना, 1956 से 59 तक,
है ना। 1956 से 59 तक 3 वर्ष तक है इनके द्वारा इनका कार्यकाल था। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है वो 1959 से 1959 से दोस्तों 1964 तक थे, है ना। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1968 से, है ना, 1968 से 1970 तक था दोस्तों, 1970 तक था, है ना। तो इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का था। और अजित नाथ रे है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है 1973 से दोस्तों, है ना, 1973 से 1977 तक है जो अजित नाथ रे है, उनका जो कार्यकाल है वो थे दोस्तों। तो सबसे लंबे समय तक कौन थे दोस्तों? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो क्या थे, है ना, 5 वर्ष तक है इनका जो सर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनके द्वारा लंबे समय तक है वो कार्य किए गए थे। इसमें क्वेश्चन है वो पूछे गए के आधार पर, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिस्तान मामले में संविधान का आधारभूत ढांचा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, या फिर ए गोपालन मामला। तो किस मामले के तहत है दोस्तों जो संविधान, भारत का जो संविधान है उसके आधारभूत ढांचे की अवधारणा का वो प्रतिपादन किया गया था, जिसमें बोला गया था दोस्तों कि इनके जो भारतीय संविधान है उसके मूल ढांचा को किसी भी रूप में है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो आवश्यक है सिर्फ उसमें ही संशोधन है वो किया जा सकता है, लेकिन इनका जो मूल आधार है, बेस है ना, उसमें है उसको कभी भी परिवर्तित है वो नहीं किया जा सकता है। तो वो किस मामले में थे दोस्तों? तो वो है दोस्तों केशवानंद भारती मामला है दोस्तों। केशवानंद भारती मामला के तहत ही दोस्तों जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसके अवधारणा का वो प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किन प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालक पालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। या फिर आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर है भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत राज्यों का एक संघ है और कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कूट है वो दिया गया है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो जो कारण है दोस्तों, है ना, जो जो कारण है उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से दोस्तों, है ना, भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कहलाती है। तो इनका देखिए तो कौन सा वाला जो है दोस्तों, तो वो हो जाएगा, देखिए आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। साथ में आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपका न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही कठिन होता है ना। उसके बाद दोस्तों आपका जो 5वां नंबर का है ना, ये न्यायाधीशों का कार्यकाल हुआ लंबा है वो रहता है ना। ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और आपका जो 7वां नंबर का है, भारत राज्यों का एक संघ है, इसके इन कारणों के वजह से दोस्तों क्या है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है वो कहलाती है। बाकी आपका क्या है, चौथा है ना, चौथा है, 8वां है, और सॉरी एक चीज है, भारत राज्यों का संघ है, ये चीज वाला है वो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7वां नंबर का है वो नहीं आएगा, यहाँ पर 8वां नंबर का है वो आएगा दोस्तों। कार्यपालिका है ना, जो कार्यपालिका है वो विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का क्या करता है, पृथक्करण है वो करता है दोस्तों। तो ये वाला आ जाएगा आपका ऑप्शन सी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी है वो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी है वो 1, 2, 3, 5 और 8 है ना, ये इतने स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है वो कहलाती है इन प्रावधानों के कारण से। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसकी सलाह राष्ट्रपति की बाध्यकारी है। यह संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति प्रदान करता है और इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो जो कथन जो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है।
उनको आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। यह भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है दोस्तों। जो राष्ट्रपति है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से वो क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, पर वह उसके लिए बाध्यकारी है वो बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो कहाँ पर चलाया जाता है, संसद में है दोस्तों वो चलाया जाता है, संसद में चलाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्याय है दोस्तों, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चलाया जाता है ना। तो इस वजह से संसद द्वारा पारित कानून को स्वीकृति प्रदान करता है, संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आपका संसद है, महाभियोग है वो संसद में चलाया जाता है। ये चीज बोला गया है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय है उनके आधार पर और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में है दोस्तों राष्ट्रपति की है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में चलाया जा सकता है, इसमें नहीं चलाया जा सकता है। किसमें, आपका सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। इस वजह से जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय कौन है दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट है वो होता है। क्योंकि कहीं पर भी दोस्तों अगर आप हाई कोर्ट में अगर केस को हार गए तो आपको रीओपन कराना है, तो सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर भी आप जो याचिका है वो दायर कर सकते हैं और उसकी सुनवाई है वो कर सकते हैं। लास्ट फाइनल अपील है आप वहां पर कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मंत्रियों का कैबिनेट या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर देखिए सब दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण कौन सा है। तो ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर इसका है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। यहीं पर आप लास्ट है जो अंतिम रूप से आप अपील है वो कर सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं, है ना। बाकी आप राष्ट्रपति के पास है क्षमा याचना है, मान लो अगर किसी को दंड मिल गया तो वहां पर क्षमा याचना करने के लिए इनके पास जो शक्ति होती है उनको प्रावधान है वो कर सकते हैं। उच्च न्यायालय से दोस्तों आप सर्वोच्च न्यायालय में है जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। मंत्रियों का कैबिनेट ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा और प्रधानमंत्री ये भी बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जो आपका है क्या सर्वोच्च न्यायालय की, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, मैंने अभी तक बताया नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों उनकी जो स्थापना है वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, है ना। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना हुआ था। और देश का एक ही जो क्या है दोस्तों उस टाइम है जो संविधान में था उसमें क्या बताया गया था, प्रावधान किया गया था उसमें सर्व, है ना, देश का एक ही क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय है वो होगा। और ये दोस्तों ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, तो जो दिल्ली है, भारत का दिल्ली है ना, राजधानी नई दिल्ली, है ना। तो यहाँ पर जो दिल्ली है वहां पर है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थित है। और उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों, अगर बात कर सकते हैं यहाँ पर उच्चतम न्यायालय इनके लिए अगर प्रावधान है तो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 124 में है दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 124 है वो आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में प्रावधान किया गया है उसके पूरा डिटेल से जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया, 1958 में, 1950 में, 1967 में, 1985 में, फिर 1923 में आया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस वर्ष अस्तित्व में थी, इसकी स्थापना कब होते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उनका गठन है, स्थापना है वो किया गया, स्टेबलाइज है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, सेशन कोर्ट के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास या फिर जिला न्यायालय के पास। तो किसके पास है दोस्तों जो न्यायिक पुनरावलोकन है की है वो शक्ति है वो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास है दोस्तों ये शक्तियां होती जो क्या कि कोई भी न्यायिक मामला है उसमें पुनरावलोकन है वो कर सकता है ना, और उसमें सुनवाई है वो फिर से कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को है वो अस्तित्व में है वो आया था। और जो दोस्तों यहाँ पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के लिए जो प्रावधान है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में दोस्तों इसके बारे में पूरा वर्णन है वो मिलता है ना, इनकी स्थापना होते हुए। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर जो आपका है ना
जो आपका क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वर्तमान में सदस्य संख्या है दोस्तों, है ना, वो 33 प्लस 1 है। यहाँ पर टोटल 34 है दोस्तों। यहाँ पर जो सदस्य संख्या है दोस्तों वो कितने हैं, 34 है कुल, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक सुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद है दोस्तों, है ना, कितना, अनुच्छेद 71 में, अनुच्छेद 71 के तहत दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का क्या कर सकता है, निपटारा है वो कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित कथन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह संविधान की अभिरक्षा करता है, यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है, यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है। तो कौन कौन से है दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर बताइएगा, जो देख सकते हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो इसके बारे में आप बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या है दोस्तों, आपका पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है दोस्तों, संविधान की अभिरक्षा करते हैं, तो संविधान है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों उनके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, संविधान की रक्षा करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो होता है दोस्तों। साथ में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है दोस्तों अपील है वो हम सर्वोच्च न्यायालय में है वो कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में है दोस्तों, कोई भी विधिक मामला है तो उसमें क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, न्यायाधीश के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति को वो सलाह है वो दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या फिर करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो जितने भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद है दोस्तों उनका निपटारा है वो कौन करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा है दोस्तों किया जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 71 है दोस्तों, है ना, उनके तहत दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले आते हैं और उसमें जो विवादें आती हैं, है ना, उनका निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। और यहाँ पर है दोस्तों 2 क्वेश्चन और है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से, है ना, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा कथन है वो सही है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अदालतों की सुनवाई है वो कर सकता है दोस्तों, है ना। तो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद में एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। तो किसके तहत है दोस्तों, जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना है वो किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इंदिरा साहनी वाद है, तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए चिकनी परत है बताया गया था। दूसरा विशाखावाद है, तो अपने कार्यकाल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण किया। मेनका गांधीवाद है, तो दोस्तों अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है बोला गया था इनके द्वारा। और बेला बनर्जी प्रसाद वाद है दोस्तों, उनके द्वारा विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो यहाँ पर जो वाद विवाद हुए थे दोस्तों, है ना, उसमें उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के जो त्रुटिपूर्ण युग्म है जो गलत है उसको आपको
सुधार कर है वो बताना। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बेला बनर्जीवाद है उसमें विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, इनके द्वारा है वो वाद विवाद है वो किया गया था उसमें आपको, है ना? तो ये वाला है जिसमें पूरा त्रुटिपूर्ण है, तो इसको है आप है कर सकते हैं। बाकी है दोस्तों ये बाकी सही है, लेकिन आपका बेला बनर्जी के द्वारा जो वाद किया गया था, जो शोषणवाद बोला गया था ना, उसमें ये त्रुटिपूर्ण था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो सेवा में हो, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो सेवा में हो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो किनको है दोस्तों जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो बनाया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, या फिर विधिक मंत्रालय के पास? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो किसके पास होता है दोस्तों? संसद के पास है वो होता है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों, है ना, 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जो संख्या में कमी या वृद्धि करने की जो शक्ति होता है वो संसद के पास है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति की द्वारा संसद की सिफारिश पर है जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको हटाया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? सीबीआई की जांच द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच द्वारा, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, या फिर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद? तो यहाँ पर दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है ना, खाली किसके बाद है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव है वो अगर पारित हो जाता है दोस्तों, तो आप न्यायाधीश है उसको आप उसके पद से है वो हटा सकते हैं, है ना? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है संसद की सिफारिश पर है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।